ये है अंतोन चेखव की कहानी, एक छोटा सा मजाक। अनुवाद है अनिल जनविजय का। सर्दियों की खूबसूरत दोपहर। सर्दी बहुत तेज़ है। नाद्या ने मेरी बाँह पकड़ रखी है। उसके घुंघराले बालों में बर्फ़ इस तरह जम गई है कि वह चांदनी की तरह झलकने लगे हैं। होठों के ऊपर भी बर्फ़ की एक लकीर सी दिखाई देने लगी है। हम एक पहाड़ी पे खड़े हुए हैं। हमारे पैरों के नीचे मैदान पर एक ढलान पसरी हुई है जिसमें सूरज की रोशनी ऐसे चमक रही है जैसे उसकी परछाई शीशे में पड़ रही हो। हमारे पैरों के पास ही एक स्लेज पड़ी हुई है जिसकी गद्दी पर लाल कपड़ा लगा हुआ है। चलो नाद्या, एक बार फिसलें, मैंने नाद्या से कहा। सिर्फ एक बार, घबराओ नहीं, हमें कुछ नहीं होगा, हम ठीक ठाक नीचे पहुंच जाएंगे। लेकिन नाद्या डर रही है। यहाँ से पहाड़ी की कगार से नीचे मैदान तक का रास्ता उसे बेहद लंबा लग रहा है। वो भय से पीली पड़ गई है। जब वो ऊपर से नीचे झांकती है और जब मैं उसे स्लेज पर बैठने को कहता हूँ तो जैसे उसका दम निकल जाता है। मैं सोचता हूँ, लेकिन तब क्या होगा जब वो नीचे फिसलने का खतरा उठा लेगी? वो तो भय से मर ही जाएगी या पागल ही हो जाएगी। मेरी बात मान लो, मैंने उससे कहा। नहीं नहीं, डरो नहीं। तुम्हें हिम्मत की कमी है क्या? आखिरकार वो मान जाती है और मैं उसके चेहरे के भावों को पढ़ता हूँ। ऐसा लगता है जैसे मौत का खतरा मोल लेकर ही उसने मेरी ये बात मानी है। वो भय से सफ़ेद पड़ चुकी है और कांप रही है। मैं उसे स्लेज पर बैठाकर उसके कंधों पर अपना हाथ रखकर उसके पीछे बैठ जाता हूँ। हम उस अथाह गहराई की ओर फिसलने लगते हैं। स्लेज गोली की तरह बड़ी तेज़ी से नीचे जा रही है। ठंडी हवा हमारे चेहरों पर चोट कर रही है। हवा ऐसे चिंगाड़ रही है कि लगता है मानो कोई तेज सीटी बजा रहा हो। हवा जैसे गुस्से से हमारे बदनों को चीर रही है। वो हमारे सर उतार लेना चाहती है। हवा इतनी तेज है कि सांस लेना भी मुश्किल है। लगता है मानो शैतान हमें अपने पंजों में जकड़कर गरजते हुए नरक की ओर खींच रहा है। आसपास की सारी चीज़ें जैसे एक तेजी से भागती हुई लकीर में बदल गई हैं। ऐसा महसूस होता है कि आने वाले पलों में ही हम मर जाएंगे। मैं तुमसे प्यार करता हूं नाद्या, मैं धीमे से कहता हूं। स्लेज की गति धीरे धीरे कम हो जाती है। हवा का गरजना और स्लेज का गूंजना अब इतना भयानक नहीं लगता। हमारे दम में दम आता है और आखिरकार हम नीचे पहुंच जाते हैं। नाद्या अधमरी सी हो रही है। वो सफ़ेद पड़ गई है। उसकी सांसें बहुत धीमी धीमी चल रही हैं। मैं उसकी स्लेज से उठने में मदद करता हूँ। अब चाहे जो भी हो जाए, मैं कभी नहीं फिसलूंगी, हरगिज़ नहीं। आज तो मरते मरते बची हूँ। मेरी ओर देखते हुए उसने कहा। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में खौफ का साया दिखाई दे रहा है। पर थोड़ी देर बाद वो सहज हो गई और मेरी ओर सवालिया निगाहों से देखने लगी। क्या उसने सचमुच वह शब्द सुने थे या उससे बस महसूस हुआ था? सिर्फ हवा की गरज थी वो। मैं नाद्या के पास ही खड़ा हूँ। मैं सिगरेट पी रहा हूँ और अपने दस्ताने को ध्यान से देख रहा हूँ। नाद्या मेरा हाथ अपने हाथ में ले लेती है और हम देर तक पहाड़ी के आसपास घूमते रहते हैं। ये पहेली उसको परेशान कर रही है। वह शब्द जो उसने पहाड़ी के नीचे फिसलते हुए सुने थे, सच में कहे गए थे या नहीं? ये बात वास्तव में हुई है या नहीं? ये सच है या झूठ? अब ये सवाल उसके लिए स्वाभिमान का सवाल हो गया है, उसकी इज्जत का सवाल हो गया है। जैसे उसकी ज़िंदगी और उसके जीवन की खुशी इस बात पर निर्भर करती है। ये बात उसके लिए महत्वपूर्ण है, दुनिया में शायद सर्वाधिक महत्वपूर्ण। नाद्या मुझे अपनी अधीरता भरी उदास नज़रों से ताकती है, मानो मेरे अंदर की बात को भांपना चाहती हो। मेरे सवालों का वो
कोई असंगत सा उत्तर देती है, वो इस इंतज़ार में है कि मैं उससे फिर वही बात शुरू करूं। मैं उसके चेहरे को ध्यान से देखता हूं। अरे, उसके प्यारे चेहरे पे ये भाव कैसे हैं? मैं देखता हूं कि वो अपने आप से लड़ रही है। उसे मुझसे कुछ कहना है, वो कुछ पूछना चाहती है, लेकिन वो अपने ख्यालों को, अपनी भावनाओं को अपने शब्दों में प्रकट नहीं कर पाती। वो झेंप रही है, वो डर रही है। उसकी अपनी ही खुशी उसे तंग कर रही है। सुनिए, मुंह चुराते हुए वो कहती है, "हम्म, क्या?" मैं उससे पूछता हूँ। तो बोलती है, चलिए एक बार फिर फिसलें। हम फिर से पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाते हैं। मैं फिर से भय से सफ़ेद पड़ चुकी और कांपती हुई नाद्या को स्लेज पर बैठाता हूँ। हम फिर से भयानक गहराई की ओर फिसलते हैं। फिर से हवा की गरज और स्लेज की गूंज हमारे कानों को फाड़ती है। और फिर जब शोर सबसे अधिक था, मैं धीमी सी आवाज में कहता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ नाद्या। नीचे पहुंचकर जब स्लेज रुक जाती है तो नाद्या एक नज़र पहले ऊपर की तरफ ढलान को देखती है जिससे हम अभी अभी नीचे फिसले हैं, फिर दूसरी नज़र मेरे चेहरे पे डालती है। वो ध्यान से मेरी बेपरवाह और भावहीन आवाज़ को सुनती है। उसके चेहरे पे हैरानी है, ना सिर्फ चेहरे पर बल्कि उसके सारे हाव भाव से हैरानी झलकती है। वो चकित है और जैसे उसके चेहरे पे ये लिखा है कि क्या बात है, वो शब्द किसने कहे थे? शायद इसी ने, या हो सकता है मुझे बस ऐसा लगा हो, बस ऐसे ही वो शब्द सुनाई दिए हों। उसकी परेशानी बढ़ जाती है और वो इस सच्चाई से अनभिज्ञ है। यह अनभिज्ञता उसकी अधीरता को बढ़ाती है। मुझे उस पर तरस आ रहा है, बेचारी लड़की। वो मेरे प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं देती और नाक भौं चढ़ा लेती है। लगता है वो रोने ही वाली है। घर चलें? मैं पूछता हूँ। लेकिन मुझे यहाँ फिसलने में खूब मज़ा आ रहा है, वो शर्म से लाल होके कहती है। और फिर मुझसे अनुरोध करती है, क्यों ना हम एक बार और फिसलें। तो उसे ये फिसलना अच्छा लगता है। पर स्लेज पर बैठते हुए तो पहले की तरह ही भय से सफ़ेद दिखाई दे रही है और कांप रही है। उसे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। लेकिन मैं अपने होठों को रुमाल से पोंछकर धीरे से खांसता हूँ। और जब फिर से नीचे फिसलते हुए हम आधे रास्ते में पहुंच जाते हैं तो मैं एक बार फिर कहता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ नाद्या। और ये पहली पहली ही रह जाती है। नाद्या चुप रहती है, वो कुछ सोचती है। मैं उसे उसके घर तक छोड़ने जाता हूँ। वो धीमे धीमे कदमों से चल रही है और इंतज़ार कर रही है कि मैं शायद उससे कुछ कहूँगा। मैं ये नोट करता हूँ कि उसका दिल कैसे तड़प रहा है, लेकिन वो चुप रहने की कोशिश कर रही है और अपने मन की बात को अपने दिल में ही रखे हुए शायद सोच रही है। दूसरे दिन मुझे उसका एक रुक्का मिलता है। आप जब पहाड़ी पर फिसलने के लिए जाएं तो मुझे अपने साथ ले जाएं नाद्या। उस दिन से हम दोनों रोज़ फिसलने के लिए पहाड़ी पर जाते हैं और स्लेज पर नीचे फिसलते हुए हर बार मैं धीमी आवाज़ में वही शब्द दोहराता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ नाद्या। जल्दी ही नाद्या को इन शब्दों का नशा सा हो जाता है, वैसा ही नशा जैसा शराब या मार्फिन का नशा होता है। वो अब इन शब्दों की खुमारी में रहने लगी है। हालांकि उसे पहाड़ी से नीचे फिसलने में पहले की तरह डर लगता है, लेकिन अब भय और ख़तरा मोहब्बत से भरे उन शब्दों में एक नया स्वाद पैदा करते हैं जो पहले की तरह उसके लिए एक पहेली बने हुए हैं और उसके दिल को तड़पाते हैं। उसका शक हम दो ही लोगों पर है, मुझ पर और हवा पर।
हम दोनों में से कौन उसके सामने अपनी भावना का इजहार करता है उसे पता नहीं है, पर अब उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि शराब किसी भी बर्तन से क्यों ना पी जाए, नशा तो वो उतना ही देती है। अचानक एक दिन दोपहर के समय मैं अकेले उस पहाड़ी पर जा पहुंचा। भीड़ के पीछे से मैंने देखा कि नाद्या उस ढलान के पास खड़ी है और उसकी आंखें मुझे ही तलाश रही हैं। फिर वो धीरे धीरे पहाड़ी पर चढ़ने लगती है। अकेले फिसलने में हालांकि उसे डर लगता है, बहुत ज़्यादा डर। वो बर्फ की तरह सफ़ेद पड़ चुकी है, वो कांप रही है जैसे उसे फांसी पर चढ़ाया जा रहा हो, पर वो आगे ही आगे बढ़ती जा रही है, बिना झिझके, बिना रुके। शायद आखिर उसने फैसला कर ही लिया कि वो इस बार अकेली नीचे फिसल के देखेगी कि जब मैं अकेली होंगी तो क्या मुझे वो मीठे शब्द सुनाई देंगे या नहीं। मैं देखता हूँ कि वो बेहद घबराई हुई, भय से मुंह खोलकर स्लेज पे बैठ जाती है। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और जैसे जीवन से विदा लेकर नीचे की ओर फिसल पड़ती है। स्लेज के फिसलने की गूंज सुनाई पड़ रही है। अब नाद्या को शब्द सुनाई दिए या नहीं मुझे नहीं मालूम। मैं बस ये देखता हूँ कि वह थकी हुई और कमज़ोर सी स्लेज से उठती है। मैं उसके चेहरे पे ये पढ़ सकता हूँ कि वो खुद नहीं जानती कि उसे कुछ सुनाई दिया या नहीं। नीचे फिसलते हुए उसे इतना डर लगा कि उसके लिए कुछ भी सुनना या समझना मुश्किल था। फिर कुछ ही समय के बाद बसंत का मौसम आ गया। मार्च का महीना है। सूरज की किरणें पहले से अधिक गर्म हो गई हैं। हमारी बर्फ़ से ढकी वो सफ़ेद पहाड़ी काली पड़ गई है, उसकी चमक खत्म हो गई है। धीरे धीरे सारी बर्फ़ पिघल जाती है। हमारा फिसलना बंद हो गया है और अब नाद्या उन शब्दों को नहीं सुन पाएगी। उससे वह शब्द कहने वाला अब कोई नहीं है। हवा खामोश हो गई है और मैं ये शहर छोड़ के पीटर्सबर्ग जाने वाला हूँ। हो सकता है कि मैं हमेशा के लिए वहाँ चला जाऊँगा। मेरे पीटर्सबर्ग रवाना होने से शायद 2 दिन पहले की बात है। शाम के समय मैं बगीचे में बैठा था। जिस मकान में नाद्या रहती है ये बगीचा उससे जुड़ा हुआ था और एक ऊंची बाड़ ही नाद्या के मकान को उस बगीचे से अलग करती थी। अभी मौसम में काफ़ी ठंड है, कहीं कहीं बर्फ़ पड़ी दिखाई देती है, हरियाली अभी नहीं है, लेकिन बसंत की सुगंध महसूस होने लगी है। शाम को पक्षियों की चहचहाट सुनाई देने लगी है। मैं बाड़ के पास आता हूँ और एक दरार में से नाद्या के घर की तरफ देखता हूँ। नाद्या बरामदे में खड़ी है और उदास नज़रों से आसमान की ओर ताक रही है। बसंती हवा उसके उदास फीके चेहरे को सहला रही है। ये हवा उसे उस हवा की याद दिलाती है जो तब पहाड़ी पर गरजा करती थी जब उसने वो शब्द सुने थे। उसका चेहरा और उदास हो जाता है, गाल पर आंसू ढुलकने लगते हैं और बेचारी लड़की अपने हाथ इस तरह आगे बढ़ाती है मानो वो उस हवा से ये प्रार्थना कर रही हो कि वो एक बार फिर उसके लिए वो शब्द दोहराए। और जब हवा का झोंका आता है तो मैं फिर धीमी आवाज़ में कहता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ नाद्या। अचानक न जाने नाद्या को क्या हुआ, वो चौंक के मुस्कुराने लगती है और हवा की तरफ हाथ बढ़ाती है। वो बेहद खुश है, बेहद सुखी, बेहद सुंदर। और मैं अपना सामान बांधने के लिए घर लौट आता हूँ। ये बहुत पहले की बात है। अब नाद्या की शादी हो चुकी है। उसने खुद शादी का फैसला किया या नहीं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसका पति एक बड़ा अफसर है और उसके 3 बच्चे हैं। वो उस समय को आज भी नहीं भूल पाई है जब हम फिसलने के लिए पहाड़ी पे जाया करते थे।
हवा के वो शब्द उसे आज भी याद है। ये उसके जीवन की सबसे सुखद, हृदय स्पर्शी और खूबसूरत याद है। और अब जब मैं प्रौढ़ हो चुका हूँ, मैं ये नहीं समझ पाता कि मैंने उससे वो शब्द क्यों कहे थे, किस लिए मैंने उसके साथ ऐसा मजाक किया था।